नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन यानी एसआईआर से जुड़े मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आधार को निर्णायक सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। चुनाव आयोग का कहना सही है, इसे सत्यापित किया जाना चाहिए। अदालत ने चुनाव आयोग की दलीलों को सही माना है। इससे पहले जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्य बागची की बेंच के समक्ष याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि एसआईआर के दौरान संवैधानिक प्रावधानों को खुलेआम दरकिनार कर बीएलओ और अन्य संबंधित मतदाता निबंधन से जुड़े अधिकारियों ने मनमानी की है। वहीं अभिषेक मनु सिंह भी, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव ने भी अपनी दलीलें पेश की। योगेंद्र यादव ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा बिहार की वोटर लिस्ट में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर किया गया वो पूरी तरह से असफल रहा और उल्टा नुकसान पहुंचाया है। योगेंद्र यादव ने कहा कि पूरी दुनिया में चुनावी सूची की सटीकता नापने का सबसे सही तरीका ये होता है कि वयस्क आबादी की संख्या को रजिस्टर्ड वोटरों की संख्या से तुलना किया जाए। वो चेतावनी देते हैं कि जब वोटर सूची बनाने की जिम्मेदारी सरकार से हटकर सीधे आम नागरिकों पर डाल दी जाती है तो वोटर सूची का सही और पूरा आंकड़ा खो जाता है। यादव कहते हैं कि जिन लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है वो आम तौर पर गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग होते हैं। उनकी संख्या मतदाता आबादी के लगभग चौथाई तक पहुंच सकती है। योगेंद्र यादव ने सरकार के रिकॉर्ड के हवाले से कहा कि बिहार की वयस्क आबादी लगभग 8.18 करोड़ है, लेकिन वोटर लिस्ट में केवल 7.89 करोड़ लोग ही दर्ज हैं, यानी 29 लाख वोटर कम है। योगेंद्र यादव कहते हैं कि गलतियां तो होती हैं, लेकिन ये पहला ऐसा रिवीजन है जिसमें एक भी नया वोटर नहीं जोड़ा गया है। योगेंद्र यादव की दलील पर जज सूर्यकांत ने पूछा कि क्या एसआईआर का इस्तेमाल फर्जी वोटरों को हटाने के लिए किया जा सकता है। यादव ने जवाब दिया कि घर घर जाकर वोटर जांच करने वाले अधिकारी एक भी नया वोटर नहीं खोज पाए। उन्होंने कहा कि जब आप मेरे घर आते हैं तो आप नए वोटर जोड़ने के लिए नहीं बल्कि वोटर हटाने के लिए आते हैं, जबकि 28 लाख लोग जोड़े जा सकते थे। चुनाव आयोग कह सकता है कि वो फॉर्म 6 यानी नया वोटर जोड़ने के लिए वो फॉर्म 6 भर सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया के तहत नहीं आता है। योगेंद्र यादव ने कहा कि कानूनी आदेशों में बदलाव प्रेस रिलीज के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कम से कम नोटबंदी के दौरान तो आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी किए थे, लेकिन चुनाव आयोग ऐसा नहीं कर रहा है। यादव ने बताया यह भारत के इतिहास में सबसे बड़ा मताधिकार हरण यानी वोटिंग से वंचित करना हो सकता है और शायद पूरी दुनिया की किसी भी लोकतंत्र में ऐसा बड़ा मामला नहीं हुआ है। उनका कहना है कि ये वोटर सूची का संशोधन नहीं बल्कि वोटरों पर जिम्मेदारी में एक बहुत बड़ा बदलाव है। उन्होंने कोर्ट में एक महिला को पेश किया जो दावा कर रही थी कि उसे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया है। इस पर चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा ये सब नाटक है जो टीवी के लिए ठीक है लेकिन कोर्ट के लिए नहीं। जज बागची ने कहा कि यादव जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण प्रस्तुत किया है, चाहे कोर्ट उससे सहमत हो या ना हो। इसके बाद कोर्ट ने आज की सुनवाई समाप्त कर दी। योगेंद्र यादव ने कहा कि अपील करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। 30 सितंबर को सूची अंतिम कर दी जाएगी। चुनाव की घोषणा तक अपील प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी, जिससे उम्मीदवार भी बाहर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि खास कुछ सामाजिक आर्थिक समूहों के वोटरों को बाहर करने की चिंता है। हटाए गए महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से अधिक है, जबकि महिलाओं की मृत्यु दर पुरुषों से अधिक नहीं है और अधिकतर प्रवासी मजदूर पुरुष होते हैं, इसलिए महिलाओं की ज्यादा संख्या में हटाने की बात समझ से परे है। यादव ने कोर्ट में 2 लोगों को पेश किया जिन्हें मृत घोषित कर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। चुनाव आयोग के वकील ने कहा यह क्या नाटक है कोर्ट में। जज सूर्यकांत ने कहा कि प्रक्रिया में कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इसके सुधार के लिए विकल्प मौजूद हैं। द्विवेदी ने कहा कि यादव को कोर्ट में नाटक करने के बजाय उन दोनों लोगों की मदद करनी चाहिए कि वो फॉर्म भरकर पुनः लिस्ट में आए। सुनवाई कल भी जारी रहेगी। आरजेडी सांसद मनोज झा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है उसमें लगभग 65 लाख वोटरों को बिना कोई कारण बताए बाहर कर दिया गया है, जो गलत है। लेकिन जजों ने कहा कि नियमों के मुताबिक जिन लोगों को बाहर किया गया है उन्हें आवेदन करना होता है कि वो लिस्ट में शामिल किए जाएं, तभी उनकी आपत्ति पर ध्यान दिया जाएगा। सिब्बल ने कहा कि बिहार की ज्यादातर जनता के पास चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए जरूरी दस्तावेज नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों के पास ये दस्तावेज नहीं है, यही मुद्दा है। इस पर जज सूर्यकांत ने कहा कि बिहार भारत का हिस्सा है,
अगर उनके पास नहीं है तो दूसरे राज्यों में भी नहीं होंगे। सिब्बल ने बताया कि जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट जैसे दस्तावेज बहुत कम लोगों के पास होते हैं। इस पर जज कांत ने कहा कि भारत का नागरिक साबित करने के लिए तो कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए। सबके पास कोई ना कोई प्रमाण पत्र होता है, जैसे कि सिम कार्ड लेने के लिए ओबीसी, एससी, एसटी सर्टिफिकेट आदि। जज ने आगे कहा, इतनी बड़ी बात कहना कि बिहार में किसी के पास ये दस्तावेज नहीं है, सही नहीं। क्या उनके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड नहीं है? सिब्बल ने जवाब दिया कि चुनाव आयोग आधार, राशन और एपिक कार्ड स्वीकार नहीं कर रहा है, जो अधिकांश लोगों के पास होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वोटर लिस्ट से किसी को हटाने का कारण नागरिकता साबित होना है और ये प्रक्रिया चुनाव से 3-4 महीने पहले नहीं की जा सकती है। उन्होंने सवाल किया कि चुनाव आयोग आधार और एपिक कार्ड क्यों स्वीकार नहीं कर रहा है। जो लोग 2003 से 2025 तक वोटर लिस्ट में हैं, उन पर नागरिक होने का अनुमान लगाया जाता है। ऐसे सभी को नागरिकता जांच के दायरे में नहीं लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ वोटरों की नागरिकता पर शक कर रहे हैं, जो पिछले कई चुनावों में वोट दे चुके हैं। ये धारणा होती है कि वो नागरिक हैं जब तक कानून के अनुसार कोई कारण न दिखे। जज सूर्यकांत ने कहा कि अगर 5 करोड़ वोटरों को गलत बताया गया तो कोर्ट इस पर ध्यान देगा। क्या हमें सबको समझाना पड़ेगा कि अगर कुछ संदिग्ध लगे तो हम सबको बाहर नहीं कर सकते। सिंघवी ने कहा कि अब वोटर लिस्ट सुधारने की प्रक्रिया में नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी उलट दी गई है, जो गलत है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गजा में इजरायली हमले में अल जजीरा के 5 पत्रकारों की मौत को फलस्तीन की जमीन पर किया गया घिनौना अपराध कहा। प्रियंका गांधी ने कहा कि 5 अल जजीरा पत्रकारों की बेरहमी से हत्या फिलिस्तीन की जमीन पर किया गया एक और घिनौना अपराध है। सच के लिए खड़े होने वालों का अदम्य साहस इजरायली सरकार की हिंसा और नफरत से कभी नहीं टूटेगा। आज जब दुनिया का बड़ा हिस्सा सत्ता और पैसे के आगे झुक चुका है, इन बहादुर लोगों ने हमें याद दिलाया कि असली पत्रकारिता क्या होती है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। प्रियंका गांधी ने कहा कि इजरायल सरकार नरसंहार कर रही है। उसने अब तक 60,000 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी है, जिनमें 18,430 बच्चे शामिल हैं। उसने सैकड़ों लोगों को भूखा मार दिया है, जिनमें कई बच्चे भी हैं, और अब लाखों लोगों को भूखा रखने की धमकी दे रहा है। इन अपराधों पर चुप रहना और कोई कार्रवाई ना करना अपने आप में एक अपराध है। ये शर्मनाक है कि भारत सरकार तब भी चुप है जब इजरायल फिलिस्तीन के लोगों पर ये तबाही ढा रहा है। कांग्रेस ने मंगलवार को सरकार पर आरोप लगाया कि उसने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 यानी राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 को लोकसभा में जबरदस्ती पास करा दिया है। कांग्रेस का कहना है कि इस कानून से खेल प्रशासन पूरी तरह से केंद्र के हाथ में आ जाएगा और इसका नकारात्मक असर होगा। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को इस बिल से सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा और उस पर देश के कई कानून जैसे सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कानून लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 को कल लोकसभा में जबरदस्ती पास किया गया और आज शायद राज्यसभा में इसी तरह पास कर दिया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके सरकार ने भारत को बड़ा झटका देते हुए उसे अपनी डिपोर्ट नाउ अपील लेटर यानी पहले निर्वासन बाद में अपील लिस्ट में शामिल कर दिया है। इसमें कुल 23 देश हैं। इसके तहत विदेशी अपराधियों को निर्णय के खिलाफ अपील करने से पहले ही ब्रिटेन से निकाल दिया जाएगा। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने कहा है कि सूची का दायरा 3 गुना बढ़ाया गया है। इसमें पहले 8 देशों के साथ भारत समेत 15 नए देशों को शामिल किया गया है। ये जानकारी पीटीआई की रिपोर्ट में दी गई है। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की ताजा परमाणु धमकी के एक दिन बाद पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को एक और युद्ध की धमकी दी। उन्होंने ये धमकी उस स्थिति में दी अगर भारत सिंधु जल संधि में बदलाव करता है। बिलावल भुट्टो ने दावा किया कि पाकिस्तान से सिंधु नदी का पानी मोड़ना देश के इतिहास, संस्कृति और सभ्यता, खासकर सिंध की, इस पर हमला है। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान के लोग इतनी ताकत रखते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो वो मोदी का सामना कर सकें। उन्होंने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एक और युद्ध हुआ तो उसका नतीजा ये हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी सभी 6 नदियों पर फिर से कब्जा कर ले। कई पशु अधिकार संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों के मामले में दिए गए फैसले पर चिंता जताई। इन संगठनों का कहना है कि कुत्तों को सड़कों से हटाकर शेल्टर में भेजने की प्रक्रिया अव्यावहारिक और अवैज्ञानिक है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने कहा कि दिल्ली सरकार को लाखों सामुदायिक कुत्तों को रखने के लिए करीब 2000 केंद्र ढूंढने पड़ेंगे। उन्होंने कहा यह फैसला गुस्से में लिया हुआ लगता है और इसमें तार्किक सोच की कमी है। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा इंडिया ने भी कहा है कि इतने बड़े पैमाने पर डॉग शेल्टर बनाना संभव नहीं है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.